ये ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं कृष्णदत्त शर्मा। आज ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर ड्राइडेन पर ये पाठ होगा और इसके पहले आप जो कुछ जो है वो कर चुके हैं उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान रखना चाहिए। तो ये ड्राइडेन को पहला आधुनिक आलोचक माना जाता है। इन्हें आधुनिक आलोचना का जनक माना जाता है अंग्रेजी में। तो उन्होंने आधुनिक आलोचना का सूत्रपात किया। इसके पहले जो आलोचना थी वो शास्त्रीय आलोचना थी। जैसे अरस्तु हैं, प्लेटो हैं या लॉन्जाइनस हैं, ये शास्त्रीय आलोचना से संबंधित हैं। ड्राइडेन ने आधुनिक आलोचना की शुरुआत की। तो एक तो ये समझना जरूरी है कि आधुनिक आलोचना की विशेषता क्या है। आधुनिक आलोचना किसे कहते हैं? आधुनिक आलोचना है किसी रचना का विश्लेषण करना। इसके रचना का विश्लेषण या रचनाकार का विश्लेषण, यह चीज पहले नहीं थी शास्त्रीय आलोचना में। किसी पूरी रचना को लेकर विश्लेषण नहीं किया गया था, जैसे कि शेक्सपियर के नाटक का या किसी जो है वो बड़ी कविता का। ये विश्लेषण जो है ये पहले नहीं था। हमारे यहाँ भी शास्त्रीय आलोचना में जो कालिदास वगैरह के उद्धरण तो हैं, कालिदास के, वाल्मीकि के, लेकिन कालिदास पर और वाल्मीकि पर कोई व्यवस्थित विश्लेषण नहीं है। उनके नाटक का या उनके महाकाव्य का ये विश्लेषण जो है नहीं मिलेगा। ये सूत्रपात आधुनिक आलोचना में हुआ और यूरोप में इसकी शुरुआत ड्राइडेन ने की। तो जो शुरुआत करता है स्वाभाविक है कि उसका काफ़ी महत्व होता है। तो उन्होंने, ड्राइडेन ने कई क्षेत्रों में पहल की। तो हमें इन आलोचकों को पढ़ते समय एक तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनके आलोचनात्मक विचारों का मुख्य स्रोत क्या है, किस रचना में ये विचार आए हैं। तो आप जो भी आलोचक पढ़ें उसमें ये देखना चाहिए कि ये विचार जो है उसका स्रोत क्या है। तो उस रचना का नाम, जैसे अरस्तु हैं तो अरस्तु को काव्यशास्त्र है जिसमें ये उनके मुख्य विचार आए हैं। इसी तरह प्लेटो के हैं। इसी तरह जो है वो लॉन्जाइनस की पुस्तक है काव्य में उदात्त तत्व, उसमें ये विचार आए हैं। तो ड्राइडेन पर भी पढ़ते समय हम ये ध्यान में रखें कि किस पुस्तक में ये उनके विचार आए हैं। ड्राइडेन जो है मूलतः नाटककार थे और ड्राइडेन जो है वो आलोचक नहीं थे। ये एक निबंध उन्होंने आलोचना पर लिखा और कुछ पुस्तकों की भूमिकाएं लिखी, जिनके आधार पर ड्राइडेन को आलोचक माना जाता है और उनके आधार पर आलोचना का रूपांतरण हुआ। आलोचना जो है वो आधुनिक बनी उन्हीं भूमिकाओं के आधार पर। अब हम ये देखें कि थोड़ा सा हमें उनके युग और परिवेश के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि नाटक, कोई आलोचक है वो किस युग में हुआ, उस युग की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि युग का प्रभाव जो है लेखक पर जरूर पड़ता है। तो ड्राइडेन जिस युग में हुए उसका नाम है पुनः स्थापन युग, अंग्रेजी में रेस्टोरेशन पीरियड। ये 17वीं सदी में 1660 से 1700 तक का समय ये पुनः स्थापन युग माना जाता है। ड्राइडेन भी 1631 में पैदा हुए थे और 1700 में उनकी मृत्यु हुई। तो ड्राइडेन का जो रचनाकाल है वो पूरा का पूरा पुनः स्थापन युग में पड़ता है। अब एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पुनः स्थापन से क्या आशय है, क्यों इस युग का नाम पुनः स्थापन है। पुनः स्थापन के लिए रेस्टोरेशन यानी कोई चीज फिर से स्थापित हुई। तो वो क्या चीज फिर से स्थापित हुई? ये आपको पता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र था, लेकिन 17वीं सदी में इस राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संघर्ष हुआ था और इसमें जो है राजा को जो है वो मार डाला, ही वॉज बिहेडेड, उसका जो है वो सिर काट दिया गया था और बहुत से
राज परिवार के लोग भी बहुत से मार दिए गए थे। तो ये घटना हुई 1649 में, और वहाँ लोक गणतंत्र की या लोकतंत्र की स्थापना हुई, और इसके लीडर थे क्रोमवेल। लेकिन अगर समाज किसी परिवर्तन के लिए तैयार न हो तो वह प्रयोग सफल नहीं होता। इसलिए ये प्रयोग जो है 11 साल तक चला, लेकिन सफल जो है वो अंततः सफल नहीं हुआ। इनकी जो क्रोमवेल थे उनकी 16 से 58 में मृत्यु हो गई। फिर जो है वो एक तरह का काफ़ी अव्यवस्था जैसी फैल गई। तो राजा को फिर से आमंत्रित जो है वो किया गया, और इनके चार्ल्स फर्स्ट के भाई थे चार्ल्स सेकंड, उनको राजा बनाया गया। तो ये घटना हुई 1660 में। इसी यानी फिर से राजतंत्र की स्थापना हुई। तो पुनः स्थापन का अर्थ है राजतंत्र की फिर से स्थापना। अब ये तो खाली एक ऐतिहासिक घटना हुई, लेकिन इसमें आंतरिक जो परिवर्तन की क्या प्रक्रिया थी, क्या इससे क्या हमारे मनोजगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जो गणतंत्र काल था, यानी जो लोकतंत्र के लिए या गणतंत्र के लिए संघर्ष हुआ था, उसका नेतृत्व जो है शुद्धतावादी एक ग्रुप था वो कर रहे थे। मिल्टन का नाम आपने सुना होगा। मिल्टन भी प्यूरिटन था, शुद्धतावादी। तो ये शुद्धतावादी ये जो है वो उत्साह नाटक वगैरह इनके खिलाफ थे, मदिरालय वगैरह के शराब पीने के खिलाफ थे। तो इनके दौर में सभी ये मदिरालय और ये नाट्य कंपनियां ये बंद कर दी गई थी। तो 1649 से लेकर, बल्कि और पहले से संघर्ष के दौरान ही, और 1660 तक ये जो रंगमंच वगैरह ये सब बंद रहे। तो रंगमंच, ये नाटक एक ऐसी विधा है कि रंगमंच के बिना उसकी कोई सार्थकता नहीं है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि इस दौर में कोई नाटक वगैरह लिखे नहीं गए, मंचन होने की बात तो प्रश्न ही नहीं था। तो जब ये पुनः स्थापन हुआ तो फिर से जो है जन समारोहों की बाढ़ सी आ गई। वो नाट्यगृह खुल गए और दुगने उत्साह से उसमें ये नाटक प्रदर्शित किए जाने लगे। तो जो 17वीं शताब्दी है, ये जो है वो विज्ञान की शताब्दी मानी जाती है। माने इस समय वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हुआ, और कई वैज्ञानिक इस दौर में हुए। एक थे विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त संचार की खोज की थी। ऐसी गैलीलियो, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो भी इसी दौर के थे। और पुनः स्थापन के समय में ही, यानी 1660 में ही एक रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और ये जो है रॉयल सोसाइटी वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए थी। तो इसमें जो है न्यूटन का भी नाम आपने सुना होगा। न्यूटन ने भी अपने अधिकांश जो वैज्ञानिक शोध परिणाम इसी रॉयल सोसाइटी में उद्घाटित हुए थे। तो विज्ञान की प्रवृत्ति तो तर्क की ओर होती है, तर्कशीलता की ओर होती है। तो जो एक तरह से पुनः स्थापन हुआ, उससे ये तर्कशीलता उसके तालमेल में उतनी नहीं है। तो इससे वैज्ञानिक चेतना के प्रसार से तर्क की भावना को बल मिला। तो एक और इससे जो है वो एक उत्साह का वातावरण भी है, लेकिन दूसरी ओर जो है वो एक तर्कशीलता का विकास भी हो रहा है। वैज्ञानिक चेतना के प्रचार से तार्किकता की प्रवृत्ति ये बलवती हुई, और जो उससे गद्य में एक तरह की ताजगी और पारदर्शिता आई। तो ड्राइडन में ये पारदर्शिता और ताजगी सबसे ज़्यादा है अपने समसामयिक लेखकों की तुलना में। जो आप अगर जो उनसे 5-7 साल पहले के या 10 साल पहले के लेखकों की और ड्राइडन के गद्य से तुलना करें, तो ड्राइडन का गद्य एकदम आधुनिक गद्य है, और इनसे पहले के 5-7 साल पहले के लेखकों का ही बड़ा ही आलंकारिक गद्य है। उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। तो ये बात इस वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की वजह से हुई। एक अन्य चीज जो महत्वपूर्ण है कि इस समय फ्रांस का प्रभाव अधिक मुखर रूप में सामने आया, और इसने एक तरह की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को
जन्म दिया। ड्राइडन के लेखन में भी ये सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का स्वर है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी के लेखक थे, जो पुनर्जागरणकालीन लेखक थे, शेक्सपियर जैसे लेखक थे, उनकी भी फ्रांस में निंदा हो रही थी। उनको असंस्कृत और परिष्कार की कमी जैसे जो है लांछन लगाए जा रहे थे। और इसमें सबसे आगे था एक लेखक फ्रेंच का वॉल्टेयर। लेकिन फ्रांस का यहाँ के सांस्कृतिक जीवन पर इतना प्रभाव था कि इंग्लैंड के लेखक भी उन्हीं बातों को दोहरा रहे थे। तो ड्राइडन को ये ठीक नहीं लगा और ड्राइडन ने इसलिए शेक्सपियर के महत्व को रेखांकित किया, पुनर्जागरणकालीन अन्य लेखकों के महत्व को रेखांकित किया। और उन्होंने ये बताया कि इनकी तुलना में इन लेखकों में, शेक्सपियर वगैरह में, ये गहराई और व्यापकता कहीं ज़्यादा है। तो ये जो एक तरह से शेक्सपियर के मूल्यांकन की एक नई दिशा की शुरुआत उन्होंने की, एक सकारात्मक दिशा में उन्होंने शेक्सपियर की आलोचना को मोड़ा और इसके बाद यह स्वर उत्तरोत्तर और तीव्र होता गया। अब हमें ये देखना चाहिए कि किस कृत्य में उनके आलोचनात्मक विचार मुख्य रूप से आते हैं। ड्राइडन ने एक निबंध लिखा था आलोचनात्मक, उसका नाम है नाट्य काव्य। तो इस नाट्य काव्य निबंध में उनके आलोचनात्मक विचार आए हैं। ये निबंध जो है वो संवाद शैली में है। ये संवाद शैली के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। पहले आपको पता है जैसे प्लेटो, उनके भी संवाद मशहूर हैं। एक और लेखक ये हुआ लैटिन का सिसरो। तो सिसरो में भी ये संवाद शैली अपनाई गई है। तो सिसरो का प्रभाव इस निबंध की संरचना पर ज्यादा है। इसमें 4 पात्र भाग लेते हैं, एक क्रिटेस, यूजेनियस, लिसिडियस और निएंडर। ये नाम कुछ कुछ यूनानी जैसे लगते हैं और ये ऐतिहासिक वैसे नाम हैं जो उस समय जब लिखा गया तो लोगों ने उनको पहचान लिया था कि किसके लिए हैं, लेकिन उन्होंने उसको यूनानी जो है वो यूनानीकरण उन नामों का जो है वो कर दिया है। तो इस निबंध में वो अपने समसामयिक दौर में जो नाट्य परंपराएं थीं उन पर विचार करना चाहते थे। तो नाटक के माध्यम से उन्होंने साहित्य पर या काव्य पर विचार किया है। जो इनसे पहले, ड्राइडन से पहले, पुनः स्थापन से पहले पुनर्जागरण का युग था, उसमें भी नाटक जो है केंद्रीय विधा के रूप में सामने आई थी और ड्राइडन के पुनः स्थापन काल में भी केंद्रीय विधा नाटक थी। तो इनके जो विचार आए हैं वो उन्होंने व्याख्यायित या परिभाषा तो नाटक की दी है, लेकिन जो है वो लागू होती है पूरे साहित्य पर, काव्य पर। तो एक तरह से नाटक के माध्यम से या नाट्य साहित्य पर विचार करने के माध्यम से उन्होंने साहित्य पर विचार किया है। तो जैसे कि बताया कि इसमें 4 पात्र भाग लेते हैं और उस समय जो है वो 4 नाट्य परंपराएं थी। एक तो क्लासिकी नाट्य परंपरा या प्राचीन नाट्य परंपरा या यूनानी रोमी नाट्य परंपरा, एक ही बात है। क्लासिकल यानी शास्त्रवादी नाट्य परंपरा, ये यूनान और रोम, ये करीब जो है वो 1000 साल की नाट्य परंपरा है। ईसा से 500 साल पहले, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी तक, तो करीब पहले 500 साल यूनानी नाट्य परंपरा के और फिर ये लैटिन की नाट्य परंपरा थी। तो उन्होंने, तो एक तो ये जो है प्राचीन नाट्य परंपरा थी। दूसरी ड्राइडन के युग की पुनः स्थापन कालीन नाट्य परंपरा थी। तीसरी फ्रांस की नव्य शास्त्रवादी नाट्य परंपरा थी। फ्रांस में ये 17वीं सदी के उत्तरार्ध में ये नव्य शास्त्रवादी नाट्य परंपरा थी। तो फ्रांस में नव्य शास्त्रवाद इंग्लैंड से कुछ पहले आया। इंग्लैंड में
नव्य शास्त्रवाद की शताब्दी 18वीं शताब्दी मानी जाती है। और फ्रांस में जिस समय ड्राइडन थे उस समय नव्य शास्त्रवाद का दौर चल रहा था और वहाँ कुछ अच्छे नाटक लिखे गए थे नव्य शास्त्रवादी प्रतिमानों के आधार पर। तो कुछ जो है, जैसे दो नाटककार मशहूर थे, एक तो कार्नेई, और कार्नेई जो है ये काफ़ी मशहूर था नाटककार और उसने अच्छे नाटक जो हैं वो लिखे थे। तो और दूसरे नाटककार थे रासीन। तो कार्नेई और रासीन इन दो नाटककारों ने अभिजात्यवादी या शास्त्रवादी प्रतिमानों के आधार पर अपने नाटक लिखे थे। यानी उसके प्रतिमान तो अरस्तु से या होरेस से ग्रहण किए गए थे, लेकिन ये लिखे आधुनिक युग में गए थे। तो लेकिन उनकी जो है वो गुणवत्ता की दृष्टि से वो अच्छे थे। इंग्लैंड में अभी इस तरह के नव्य शास्त्रवादी प्रतिमानों को आधार मानकर अच्छे नाटक नहीं लिखे गए थे। 18वीं सदी में भी अच्छे नहीं लिखे गए। तो एक ये नाट्य परंपरा जो है वो ये पुनः स्थापन कालीन, मैं फिर से इस बात को कहता हूँ तो ये एक तो प्राचीन नाट्य परंपरा थी यूनानी रोमी, दूसरी पुनः स्थापन कालीन नाट्य परंपरा थी, तीसरी जो है वो फ्रांस की नव्य शास्त्रवादी पर नाट्य परंपरा थी, चौथी शेक्सपियर के युग की यानी पुनर्जागरण के युग की नाट्य परंपरा थी। तो ये चार नाट्य परंपराएं थी। इन चारों नाट्य परंपराओं पर ड्राइडन इस रूप में विचार करना चाहते थे जिससे कि इन चारों नाट्य परंपराओं के सर्जनात्मक पहलू सामने आ जाएं और उनको पढ़कर पाठक अपना निर्णय लें। वो किसी के पक्ष में अपना मूल्य निर्णय देना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठता के साथ उसका विवेचन करने का प्रयास किया जिससे कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह जो है वो जाहिर न हो। उसमें जो पात्र है, जैसे हमने बताया, क्रिटेस, यूजेनियस, लिसिडियस और निएंडर। तो निएंडर का होता है अर्थ नया आदमी। तो नया आदमी ये इसका मतलब ये नई रचनाशीलता का प्रतीक है और ये स्वयं ड्राइडन का प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें जो वार्तालाप होता है, इसमें जो निएंडर जो बातें कहता है वो ज़्यादा निर्णायक सिद्ध होती हैं। तो इन्होंने जो विचार किया, तो 3 चरणों में ये वार्ता जो है वो चलती है। पहले चरण में विषय है ये प्राचीन बनाम आधुनिक पुनः स्थापन कालीन नाटक। प्राचीन का मतलब यूनानी रोमी बनाम आधुनिक पुनः स्थापन कालीन नाटक। और इसमें वार्ताकार हैं क्रिटेस और यूजेनियस। दूसरे स्तर की वार्ता में विषय है फ्रांसीसी बनाम शेक्सपियर युगीन नाटक और इसमें वार्ताकार हैं लिसिडियस और निएंडर। और तीसरे चरण की वार्ता में, पूरी वार्ता 3 चरण में पूरी होती है, तो तीसरे चरण की वार्ता में विषय छंद पर है कि एक तो जो छंद जो है ये जो है इस युग से पुनः स्थापन से पहले जो नाटक लिखे गए थे वे ब्लैंक वर्स में लिखे गए थे। ब्लैंक वर्स का मतलब जो ऐसे छंद जिसमें लय नहीं थी, और पुनः स्थापन काल में जो लिखे जा रहे थे नाटक उनमें जो है वो लय थी। तो ये जो है वो जो है अतुकांत छंद था और ये जो पुनः स्थापन काल में तुकांत छंद था। तो अतुकांत बनाम तुकांत छंद, इसमें जो है वो छंद जो है ये नई रचनाशीलता तो तुकांत छंद में आ रही, और शेक्सपियर के युग के नाटक जो हैं वो ये ब्लैंक वर्स में अतुकांत छंद में लिखे गए थे। और जो पहले भी जो सिद्धांतकारों ने कहा था और जो पहले यूनानी नाटक का साक्ष्य है उसमें भी है कि गद्य के जो छंद सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो है ये ब्लैंक वर्स माने अतुकांत छंद। तो ये है कि नाटक में जो लोग जो हैं वो कविता तो बोलते नहीं हैं, कविता जो है सामान्य रूप से आदमी, तो अगर जो कविता में नाटक लिखना है, काव्य नाटक लिखना है, तो जो
बोलचाल के या गद्य के सबसे नजदीक जो छंद पड़ेगा वो ये अतुकांत छंद है। तो तीसरे चरण की वार्ता का ये विषय है। तो इसमें एक विशेषता ये भी है कि तीनों चरण की जो वार्ता है वो उत्तरोत्तर अधिक गहन, अधिक व्यापक और अधिक समृद्ध होती जाती है। पहले चरण की वार्ता जो दूसरे जो वार्ताकार हैं वो भी सुन रहे हैं, तो वो उन सब बातों को ध्यान रख के अपनी बात को आगे जो है वो बढ़ाते हैं। तो इस तरह वो इन सभी उस समय तक जो भी नाट्य स्थितियां थीं, जो भी नाटक के प्रकार थे, उन सब पर इसमें विचार जो है वो किया गया है। अब जो है इसमें अब हम आते हैं, ये उन्होंने जो है उनके आलोचना सिद्धांतों पर। तो सबसे पहले तो उन्होंने नाटक को परिभाषित किया। नाटक को परिभाषित किया तो नाटक पर जो परिभाषा दी वो काव्य पर भी लागू होती है, साहित्य मात्र पर लागू होती है कि साहित्य है क्या, काव्य है क्या, नाटक है क्या। तो ये जो है सिर्फ जो माध्यम है नाटक उस पर विचार करने का, लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो काव्य पर, पूरे काव्य पर जो है वो लागू होती हैं। तो उन्होंने जो है वो परिभाषा हम जो है वो सुनाते हैं कि उनका नाटक मानव प्रकृति का यथा तथ्य और जीवंत प्रतिबिंब है। उसमें मानव जाति के आनंद और शिक्षा के लिए उसके भावों, मनोविकारों और नियति के उतार चढ़ाव का चित्रण किया जाता है। ये उन्होंने परिभाषा दी। तो पहले वाक्य में तो नाटक है क्या या काव्य है क्या, दूसरे में उसका जो है प्रयोजन क्या है, क्यों ये साहित्य रचा जाता है, साहित्य लिखने के पीछे साहित्यकार का या कविता लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य क्या रहता है। तो पहले जो है कि नाटक या काव्य मानव प्रकृति का यथा तथ्य और जीवंत प्रतिबिंब है। तो इस परिभाषा में ही 4 शब्द हैं जो व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। तो एक तो प्रतिबिंब, दूसरा यथा तथ्य और जीवंत, ये दो विशेषण उन्होंने लगाए प्रतिबिंब के, और मानव प्रकृति। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अनुकरण है, जैसे अरस्तु ने कि ये मानव प्रकृति का अनुकरण है। उन्होंने कहा मानव प्रकृति का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब से जीवन के आभासी स्वरूप पर का आभास मिलता है, आभासी स्वरूप का संकेत मिलता है। जीवन जो है वास्तव में यथार्थ में जैसा जीवन है वह नहीं, बल्कि रचनाकार को जैसा प्रतीत होता है साहित्य में उसका महत्व है। क्योंकि यथार्थ जीवन का यथार्थ क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, साहित्यकार को वो लगता कैसा है। तो साहित्यकार की दृष्टि से ये जो है जैसा जीवन प्रतीत होता है उसका महत्व है। तो इसीलिए उन्होंने प्रतिबिंब कहा, इमेज कहा, उसको आप बिंब भी कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहने से एक ये संकेत भी मिलता है कि प्रतिबिंब तो एक मिथ्या चीज है। एक जो है आदमी जा रहा है उसका एक प्रतिबिंब है, तो आप प्रतिबिंब के पीछे दौड़ेंगे तो वास्तविकता पकड़ में नहीं आएगी, प्रतिबिंब सत्य नहीं है। तो इसलिए ड्राइडन ने ये विशेषण लगाए, एक विशेषण लगाया यथातथ्य, माने ये प्रतिबिंब जो है वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अगर ये तथ्यों पर आधारित होगा, यथार्थ पर आधारित होगा तो सच्चा भी होगा। तो उन्होंने इसका निराकरण किया कि प्रतिबिंब से जो ये संकेत मिलता है कि ऐसा चित्रण तो मिथ्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा ये मिथ्या नहीं है, ये क्योंकि तथ्य पर यथातथ्य है, ये यथार्थ पर आधारित है, इसलिए ये सच्चा है। दूसरा उन्होंने विशेषण लगाया जीवंत। जीवंतता के लिए कल्पना वांछनीय होगी। कल्पना का काम है उत्कर्ष लाना। तो केवल यथार्थ काफी नहीं है, वो उस यथार्थ में उत्कर्ष भी होना चाहिए। उत्कर्ष का मतलब ये है कि कल्पना जो है वो यथार्थ के स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाती है। तो ये है कि केवल यथार्थ होना भी साहित्य के लिए काफी नहीं है और केवल कल्पनाशील होना भी काफी नहीं है। इन दोनों का सामंजस्य चाहिए। अलग अलग ये दोनों तुच्छता का आभास देंगे।
क्षुद्रता का आभास देंगे। ये काव्य प्रतिभा के प्रमाण ये तभी बनते हैं जब यथार्थ में कल्पना का उत्कर्ष हो और कल्पना के पीछे यथार्थ का आधार हो। इसी निबंध में ये ड्राइडन ने दो कवियों की चर्चा की है। तो एक कवि को तो उसने बताया कि ये तो हमेशा कल्पना की दुनिया में रहता है, तो इसलिए ये एक नदी के ऊपर जैसे कुछ जो है उड़ते हैं पक्षी और उड़ते हुए जो है जैसे कुछ भुनगों को पकड़ ले जाते हैं, तो ऐसे ही ये जो खाली कल्पना की दुनिया में रहता है वो यथार्थ का उसको सही बोध नहीं होता। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो बराबर यथार्थ में रहता है, तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि वह रेंगता है, तो जो रेंगता है घिसट घिसट के चलेगा जमीन पे, जमीन से उठ नहीं पाएगा, वो भी तुच्छता का आभास देगा। तो न अकेला यथार्थ, अकेला ज्ञान, अकेला विचार काफी है और न अकेला भाव, अकेली कल्पना, अकेली संवेदना काफी है। संवेदना को के पीछे यथार्थ का, ज्ञान का, विचार का आधार होना चाहिए और विचार में कल्पना का या भाव का या संवेदना का उत्कर्ष होना चाहिए, तभी वो साहित्य कहा जा सकता है। और जैसे एक में जो है मान लीजिए कि जैसे शुक्ल जी ने निबंध लिखा है श्रद्धा पर, क्रोध पर, तो एक वो है। और एक आप मनोविज्ञान की किताब में पढ़ें तो मनोविज्ञान की जो किताब में विवरण है इन भावों का, वह यथातथ्य तो है लेकिन जीवंत नहीं है। दूसरा ये है कि जैसे कोई चीज जीवंत हो, जैसे परियों की कहानियां हैं, वो काफी जीवंत हैं, काफी कल्पनाशीलता है उनमें, लेकिन उनके पीछे यथार्थ का आधार नहीं है, तो उसे भी साहित्य हम नहीं कह सकते। अंतिम जो है ये मानव प्रकृति। ये मानव प्रकृति जो है ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण इसमें घटक है कि जो ड्राइडन आलोचना को आधुनिक बनाते हैं और उसकी शास्त्रीय जड़ता को तोड़ते हैं, तो इस मानव प्रकृति के आधार पे तोड़ते हैं। तो ये वैसे पहले भी कहा गया था कि ये मानव प्रकृति का अनुकरण है, ये बहुत पहले से जो है वो अभिजात्यवादी कला सिद्धांतों में ये बात बराबर दोहराई जा रही थी। लेकिन वहां ये कहा गया था कि मानव प्रकृति जो है स्थायी है, जो भाव हैं वो स्थायी हैं। हमारे यहाँ भी स्थायी भाव जो हैं वो माने गए हैं 8 या 9, और फिर और भाव भी हैं, तो कुछ स्थायी भाव हैं। तो ड्राइडन ने इसका आधार लेकर शास्त्रवादी धारणाओं का विरोध किया। ये जो है मानव प्रकृति पहले माना गया था, शास्त्र में माना गया था मानव प्रकृति स्थायी है, स्थिर है। ड्राइडन ने कहा कि ये स्थायी या स्थिर नहीं है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ऐतिहासिक विकास क्रम में जैसे और चीजों में परिवर्तन होता है, वैसे ही हमारी भावों और मनोदशाओं में भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए हर युग में फिर से साहित्य रचे जाने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है उत्तरोत्तर जो है संश्लिष्ट और जटिल होती जा रही है। क्योंकि शुक्ल जी का एक वाक्य है, ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है। तो पहले ज्ञान प्रसार, और ज्ञान प्रसार में जो ज्ञान से जो हमें जानकारी हुई है, तो फिर हम साहित्य के माध्यम से उसे संवेदनात्मक रूप देते हैं। तो इस प्रक्रिया में ज्ञान या जो संवेदना जो है उत्तरोत्तर संश्लिष्ट और जटिल होती जाती है। तो नई संवेदना को व्यक्त करने के लिए नए साहित्य को रचने की जरूरत है। इसी प्रकार पुराने प्रतिमानों के आधार पर हम नई रचनाशीलता का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ये उन्होंने इस पर आदत। तो एक तो ये है कि ये मानव प्रकृति स्थिर या जड़ नहीं है, स्थिर या जड़ इकाई नहीं है, सतत परिवर्तनशील है, और परिवर्तन की दिशा ये सरलता से जटिलता की ओर है, उत्तरोत्तर मानव प्रकृति। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे आप एक 50 वर्ष पहले की कोई फिल्म देखें तो उसमें आपको उतना आनंद नहीं आएगा, जबकि उस समय के लोगों को अच्छी लगी थी वो, क्योंकि उसमें उतनी संश्लिष्टता और जटिलता का प्रतिफलन नहीं होगा। तो मानव प्रकृति में उन्होंने ऐतिहासिक आयाम का संयोग करके शास्त्रीयता का विरोध करने की कोशिश
की। हाँ, जो परिभाषा के जो दूसरा भाग है उसमें ड्राइडन ने साहित्य का प्रयोजन बताया है कि साहित्य क्यों रचा जाता है। तो इसमें आया है कि आनंद और शिक्षा के लिए। तो उसका पहला प्रयोजन है आनंद, दूसरे नंबर पर शिक्षा। ये हमें पता है कि जैसे प्लेटो ने शिक्षा पर बल दिया था, प्लेटो के बाद अरस्तु ने आनंद पर बल दिया, फिर होरेस ने आनंद और शिक्षा दोनों पर बल दिया, और लॉन्जाइनस ने भाव विह्वलता पर बल दिया कि कैसे जो है हमारे मन के धरातल को ऊंचा उठा ले जाता है साहित्य, कैसे औदात्य की सृष्टि करता है। ड्राइडन ने भी एक तरह से, ड्राइडन का मत होरेस के नजदीक पड़ेगा। उन्होंने भी आनंद और शिक्षा दोनों पर बल दिया कि कविता का, उन्होंने कहा कि साहित्य का या नाटक का प्रमुख उद्देश्य है आनंद प्रदान करना। शिक्षा को स्वीकार तो किया जा सकता है लेकिन दूसरे स्थान पर, क्योंकि कविता आनंद प्रदान करने की प्रक्रिया में ही शिक्षा देती है। तो उनकी ये बात होरेस से काफी मिलती जुलती है कि पहला स्थान आनंद का, शिक्षा दूसरे स्थान पर, लेकिन चाहिए दोनों। और जो शिक्षा जो है आनंद के साथ दी जाएगी तो वो ज्यादा शिक्षा कारगर होगी। अब हमें इसमें ये देखना चाहिए कि होरेस ने भी कहा, उसके पहले प्लेटो ने, ये इसने अरस्तु ने भी आनंद जो है वो प्रयोजन बताया। तो ड्राइडन में इसमें फर्क क्या है? तो अगर जो चीज आप पहले से जो बताई गई है उसी को दोहरा रहे हैं तब तो कोई योगदान हुआ नहीं। तो आगे आने वाले जो परंपरा में हमको जो कुछ मिला हुआ है, जब तक हम उसमें कुछ ऐड नहीं करते, कुछ जोड़ते नहीं, तब तक वो उसका ज्यादा महत्व जो है वो नहीं है। तो ड्राइडन ने इसमें आनंद की संकल्पना में क्या जोड़ा, क्या उन्होंने आनंद की, तो उन्होंने आनंद को ये में कुछ चीजें उन्होंने जोड़ी जिससे उनकी, ड्राइडन की जो आनंद की धारणा है वो होरेस की तुलना में या अरस्तु की तुलना में ज्यादा संश्लिष्ट और जटिल है। तो एक तो उन्होंने ये किया कि आनंद का संबंध है कवि से और कविता का संबंध है शिक्षा से। तो आनंद जो है वो कवि से संबंधित है और शिक्षा कविता से संबंधित है। इसका मतलब कि जिस समय कवि काव्य रचना करता है तो उसे आनंद आता है, और जो जब कोई पाठक उसको पढ़ता है तो उसको जो है वो शिक्षा मिलती है। दूसरी एक चीज थी कि जो पुनर्जागरण कालीन नाटक था, साहित्य था, उसमें संश्लिष्टता और विविधता बहुत थी। और जो है जैसे शेक्सपियर में, तो ड्राइडन ने इस संश्लिष्टता और विविधता से भी जोड़ा। जैसे उन्होंने ये कहा था कि विकास क्रम में, ऐतिहासिक विकास क्रम में हमारी जो संवेदना है उत्तरोत्तर संश्लिष्ट और जटिल होती जाती है। तो जिस साहित्य में इस संश्लिष्टता और जटिलता का प्रतिफलन होगा वो ज्यादा आनंद प्रदान करेगा। तो अगर जो इस निकष पर हम देखें तो जो यूनानी, रोमी और फ्रांसीसी नाटककार जो हैं, इससे फ्रांसीसी नाटक ये इससे बहुत पीछे हैं। ये संश्लिष्टता और जटिलता उनमें है ही नहीं। अगर जो आपने पढ़ा हो, जैसे यूनानी नाटक में शुरू में जो है वो जो एक ही पूरे दौर में एक ही अंक था और एक ही पात्र था, तो इसमें क्या संश्लिष्टता तब होगी जब बहुत से पात्र हों और बहुत से अंक और दृश्य हों। तो ये बात जो है वो, ये यूनानी रोमी में ये विशेषता नहीं है। ऐसे ही फ्रांस में भी यूनानी रोमी प्रतिमानों को ही आधार बनाया गया था, तो उसमें भी नहीं है। ये संश्लिष्टता और जटिलता शेक्सपियर के नाटकों में है, तो वो हमें आनंद प्रदान करने में ज्यादा समर्थ हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो ज्यादा आधुनिक मानसिकता का जिसमें प्रतिफलन होगा वो साहित्य हमें ज्यादा आनंद प्रदान करेगा। उस संश्लिष्ट मानसिकता को, वर्तमान मानसिकता को, आधुनिक मानसिकता को जो व्यक्त करेगा। तो इस निकष पर केवल अंग्रेजी नाटक खरे उतर रहे थे, यूनानी, रोमी या फ्रांसीसी नाटक नहीं। तो एक तरह से वो ये जो बहस है उसका भी जवाब देते चल रहे हैं कि अंग्रेजी नाटक जो हैं इनके सामने ये फ्रांसीसी नाटक या यूनानी रोमी नाटक कुछ नहीं है। वो कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी जो है वो परोक्ष रूप से जो है वो इसका जो है वो जवाब जो है वो दे रही। इस संदर्भ में उन्होंने एक बात और कही ड्राइडन ने, उन्होंने कहा कि कोई कविता आनंद प्रदान तो करे
कोई नाटक आनंद प्रदान तो करे, लेकिन उसमें नियमों का पालन न किया गया हो, दूसरी ओर किसी में नियमों का पालन किया गया हो और वो आनंद प्रदान न करे, तो इस संभावना से ड्राइडन इनकार करते हैं। तो ये जो है कि अगर जो कोई रचना आनंद प्रदान करती है तो अवश्य ही उसमें मानव प्रकृति के नियमों का पालन किया गया होगा, और अगर जो किसी वास्तव में मानव प्रकृति के नियमों का पालन किया गया है तो वो रचना आनंद प्रदान करेगी ही करेगी। और अगर जो नहीं होता तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि अगर जो ऐसा नहीं होता तो उन्होंने बताया कि इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो पाठक की हमारी जो है रुचि विकृत है, जो उसकी जो है अभिरुचि है, उसका टेस्ट जो है वो विकृत है, या जो है हमने खाली जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन्हीं को हमने अंतिम समझ लिया है। ये जो मानव प्रकृति के नियम वही नहीं है जो अरस्तु ने बताए हैं, इसके बाद भी मानव प्रकृति काफी आगे बढ़ी है, इतिहास आगे बढ़ा है। तो हमारे दृष्टि के केंद्र में मानव प्रकृति रहनी चाहिए। अरस्तु या होरेस जो हैं वो नहीं, उनको नियामक नहीं मान लेना चाहिए। ये परोक्ष रूप से ड्राइडन जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो बराबर ड्राइडन का जो आक्रमण जो है, उनका आक्रामक रुख जो है वो इन अभिजात्यवादी प्रतिमानों पर है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से वो उतना नहीं कहते, क्योंकि उस समय जो है एक अरस्तु को एक तरह से ईश्वर का, जैसे चर्च ने उसको ऐसा दे रखा था कि ये तो अकाट्य हैं, तो जो कोई अरस्तु का विरोध कर रहा है वो एक चर्च के खिलाफ कह रहा है। और इसी आधार पर ये गैलीलियो को दंडित करने का, बल्कि मृत्युदंड ही मिलता, वो अगर जो कुछ लोग बीच में पढ़ के उससे माफ़ी वगैरह न मंगवा लेते तो। और इसके पहले जो है एक वैज्ञानिक को जिंदा जला दिया गया था। तो गैलीलियो ने कहा क्या था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये बाइबल के ये चीज़ खिलाफ पड़ती थी, तो इसलिए उनको दंडित। तो ऐसे में जैसा वातावरण था उसमें अरस्तु के खिलाफ डायरेक्टली कुछ कहना, प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहना जरा जो है वो कठिन, तो इसलिए उन्होंने परोक्ष रूप से ये बातें जो हैं वो कही कि जो है एक, जैसा कि हमने बताया कि मानव प्रकृति जो है वो ड्राइडन के ध्यान के केंद्र में है, और इस मानव प्रकृति के विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने नवीनता का उन्मेष किया है। तो मानव प्रकृति के ही आधार पर उन्होंने इस आनंद को, धारणा को और संश्लिष्ट बनाने की कोशिश की। इसके अलावा ड्राइडन ने अनुकरण, प्रतिभा और कल्पना, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए। आगे चलकर कॉलरिज ने कल्पना पर लिखा काफी। कल्पना का मतलब सृजनशीलता। ये हमेशा से ये एक जिज्ञासा का विषय रहा है कि रचनाकार में वो कौन सी शक्ति होती है जिसकी वजह से वो रचना कर लेता है। तो इस संदर्भ में इन तीन शब्दों का पाश्चात्य काव्य चिंतन में विचार हुआ है। एक तो अनुकरण, अनुकरण बहुत पहले से चला आ रहा था, प्लेटो के समय से, शायद और पहले से भी रहा होगा। दूसरा प्रतिभा, तीसरा कल्पना। तो अनुकरण जो है, अनुकरण जो प्लेटो है उसने तो नकल की नकल, इस अर्थ में अनुकरण का प्रयोग किया है। अरस्तु ने इसमें परिवर्तन किया, उन्होंने कहा कि ये जो है साहित्यकार जो है वो यथावत प्रत्यंकन नहीं करता, नकल नहीं करता, बल्कि कल्पना के माध्यम से वह यथार्थ का पुनः सृजन करता है। तो एक तरह से यथार्थ का पुनः सृजन या कल्पना के माध्यम से यथार्थ का पुनः सृजन, ये अर्थ अरस्तु ने दिया, और यही अर्थ जो है वो ड्राइडन को भी मान्य है। और उन्होंने जो है, उन्होंने कहा कि ये इस अनुकरण में ये कवि के शिल्प की ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक तो बंदूक बनाने वाले का और दूसरा घड़ी साज का, घड़ी बनाने वाले का। तो बंदूक जो है बनती है इस्पात से, और उस समय घड़ी बनती थी चांदी से। तो उन्होंने कहा कि ये इस्पात और चांदी जो है ये उसकी जो है अपनी नहीं होती, असली चीज़ उसमें कारीगरी है। तो इसीलिए जो इसमें
साहित्य में भी आप कहाँ से यथार्थ ले रहे हैं, उस यथार्थ का ज़्यादा महत्व नहीं है, बल्कि यथार्थ को जो रूप जो है वो प्रदान करता है रचनाकार, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कवि कौशल की एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई कवि कर्म में। अब जो है ये ड्राइडन ने 3 शब्दों का प्रयोग ये रचनाशीलता या सृजनशीलता के लिए 3 शब्दों का प्रयोग जो है ड्राइडन ने किया है। एक तो विट, इमेजिनेशन और फैंसी। विट को हम आज जो है विट का अर्थ जो है बदल गया है, विट को आज हम कहेंगे विदग्धता, लेकिन ड्राइडन के समय में विट का प्रतिभा वाला अर्थ जो है वो ज़्यादा मान्य था। आज विट को आज के वो बहुत विटी है, इसका मतलब बड़ा हाजिर जवाब है, बहुत विदग्ध है। और दूसरा जो है वो इमेजिनेशन, कल्पना, और फैंसी भी ड्राइडन के समय में कल्पना का ही पर्याय एक तरह से था। तो ड्राइडन ने कभी फैंसी का प्रयोग कर दिया है, कभी कल्पना का। और एक आध जगह ये इस तरह आया जिससे ये संकेत मिल सकता है कि कल्पना शब्द या इमेजिनेशन शब्द ज़्यादा व्यापक है और फैंसी उसकी तुलना में संकुचित है। आगे चलकर फैंसी का अर्थ जो है वो बदल गया, उसे आज हिंदी में फैंसी के लिए हम कहेंगे ललित कल्पना। और ये फैंसी और कल्पना एक तरह से परस्पर विरोधी जैसे हो गई हैं, और ये भेद उत्पन्न किया कॉलरिज ने। कॉलरिज को आप पढ़ेंगे उनके कल्पना सिद्धांत को, तो ये जो हमारे जो दिमाग में जो यांत्रिक हिस्सा है जिसके आधार पर ये बिंब निर्माण की प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती है, वो काम जो है वो इसका फैंसी का है, ललित कल्पना का है, ये कॉलरिज ने कहा। लेकिन ड्राइडन के समय में ये फैंसी और इमेजिनेशन दोनों पर्याय जैसे थे, और विट का अर्थ भी जो है वो ये अलग था। ये जो है विट का प्रयोग ड्राइडन ने ज़्यादा किया। एक तरह से फैंसी और इमेजिनेशन इन दोनों के सम्मिलित प्रयोग से भी ज़्यादा है। एक जगह जो है ड्राइडन ने कविकल्पना शब्द का प्रयोग किया है, और ये कविकल्पना जो है वो प्रतिभा का सूचक है, और इसका उन्होंने जो विश्लेषण किया है उससे हमें रचना प्रक्रिया का संकेत मिलता है कि उनके दिमाग में रचना प्रक्रिया का कोई खाका है। क्योंकि सृजनशीलता है तो रचना ही करने का ढंग, कि रचना की शक्ति है। तो उन्होंने जो परिभाषित किया, तो उन्होंने कहा कि जो इसका कल्पना का जो या कविकल्पना का पहला जो सौभाग्य है वह है उद्भावना। दूसरा कहा, और इसका दूसरा है कल्पना, और तीसरा है अभिव्यक्ति। उसके 3 चरण रचना प्रक्रिया के एक तरह से जो उन्होंने कविकल्पना को परिभाषित किया, इसमें ये 3 चीज़ें बताई। एक तो उद्भावना में वस्तु की खोज का भाव निहित है, आकस्मिक रूप से वस्तु के अंकुरण का भाव निहित है। यानी रचनाकार के मन में जब कोई रचना करता है, कोई कविता लिखता है, तो आकस्मिक रूप से उसके मन में वस्तु का अंकुरण होता है। और वस्तु और विषय में भी भेद है। वस्तु जो है किसी विषय का वह अंश है जिससे प्रभावित होकर रचनाकार उस पर रचना करने के लिए उद्यत होता है। जैसे मानो राम कथा है तो वाल्मीकि ने भी लिखी है, और तुलसीदास ने भी लिखी है, और मैथिलीशरण गुप्त ने भी लिखी है, और भी 50 ने लिखी है। लेकिन हर एक की जो है वस्तु अलग अलग है, विषय एक है। तो वस्तु का आकस्मिक रूप से, क्योंकि वो विचार करता रहता है, आकस्मिक रूप से उसके मन में उदित होती है वस्तु कि वह किस पर लिखे। दूसरा, जब वस्तु का उदय हो जाता है तब ये कल्पना, तो कल्पना को उन्होंने संरचना, कल्पना के 2 भाग उन्होंने किए कि एक का संबंध बुद्धि से है और एक का संबंध कल्पनाशीलता से है, 2 हैं। तो बुद्धि का काम है संरचना निर्मिति, संरचना का निर्माण करना, रचना का खाका बनाना। खासतौर से जो नाटक है या उपन्यास है या जो लंबी कविता है, उसमें तो कवि को एक खाका बनाना पड़ता है। तो ये खाका बनाने का काम कौन करता है? ये करती है बुद्धि। तो इस कल्पना के 2 घटक हुए, एक तो बुद्धि है
और दूसरा खाली ढांचा बनाना, खाली उसकी संरचना बनाना इतना काफ़ी नहीं है। कि कोई ढांचा जो है तो जब तक उसमें जीवंतता नहीं है तो उसका जो दूसरा अंश है कल्पना, वो उसमें जीवंतता का संचार करती है। जो पहले ये बताया कि कल्पना उत्कर्ष लाती है, तो ये जो है उसमें जीवंतता का संचार करती है। तो पहले तो खाका बनाएगी, फिर कैसे वो जीवंत होगा उसको संवेदना का आधार देने से, उसको भाव का आधार देने से। तो यानी दोनों के सामंजस्य से रचना जो है वो अच्छी बनती। तो दूसरा जो है भाग इसका वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें बुद्धि की भी भूमिका है और भावना की भी भूमिका है, कल्पना की भी भूमिका है। कल्पना का काम है जीवंतता का संचार करना और बुद्धि का काम है उसका खाका बनाना, नक्शा बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, संरचना बनाना। ये ड्राइडन के इन विचारों पर एक उस समय के दार्शनिक थे, अनुभववादी दार्शनिक हॉब्स, उनका प्रभाव है। हॉब्स ने ये कहा था कि जो बुद्धि और कल्पना ये एक तरह से दो सगी बहनें हैं। इस तरह से उन्होंने मेटाफोरिकली इस बात को एक रूपक सा बनाकर कहा। और बुद्धि जो है इनमें बड़ी है और बुद्धि बड़ी कर्मठ है, और ये जो कल्पना है वो बड़ी आलसी है, छोटी बहन। और ये जो बुद्धि जो है वो स्मृति के संसार में चक्कर लगाती है और रचना के केंद्र की तलाश करती है कि जो हम रचना करेंगे उसका केंद्र क्या है, और इस तरह वो उसका ढांचा तैयार करती है। तो बुद्धि का काम है किसी रचना की संरचना का, उसके ढांचे को, उसका नक्शा बनाना। और कहा कि कल्पना जो है क्योंकि सुस्त है, वो खाली बैठी रहती है और फिर वो उसमें जीवंतता का संचार कर देती है। बाद में जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया तब उसको संवेदना का आधार दे देती है। इस तरह उन्होंने ये कहा है। इससे ही संकेत ग्रहण कर शायद ड्राइडन ने अपना विवेचन किया है। तो जब पूरी तरह से वो संरचना उसने बना ली, उसका नक्शा तैयार कर लिया, उसको संवेदनात्मक रूप दे दिया, तो फिर इसके बाद उसे अभिव्यक्ति का नंबर आता है। तो तीसरा चरण है उसकी अभिव्यक्ति। तो इन 3 चरणों में ये रचना जो है वो पूरी होती है। तो इस तरह तो अब उन्होंने इस पर जो है इनमें कल्पना में और बुद्धि में, इन दोनों में सामंजस्य चाहिए। अकेले अकेले ये कारगर नहीं हो सकते। तो बुद्धि के 2 काम हैं, एक तो संरचना बनाना और दूसरा कल्पना पर नियंत्रण रखना। ड्राइडन में आया है कि कल्पना और बुद्धि ये दोनों साथ साथ चलती हैं, और जो कल्पना जो है कभी गहरी खाई के बावजूद कूदने को तैयार हो सकती है, लेकिन ऐसे अवसर पर बुद्धि उसे रोक लेती है। और अगर खाई बहुत गहरी हुई तो बुद्धि छलांग लगाने से इनकार कर देती है। क्या अर्थ हुआ इसका कि कल्पनाशीलता तो कभी कभी ऐसी बातें कह सकता है जो तार्किक न लगें। तो ऐसे अवसर पर तर्क का, बुद्धि का, विवेक का ये काम है कि ऐसी कल्पनाशीलता पर नियंत्रण रखे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आपने पढ़ा होगा मुक्तिबोध को, तो मुक्तिबोध ने जो कहा संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, इसका भी यही अर्थ है कि ज्ञान के पीछे जब तक संवेदना का आधार नहीं होगा, और ज्ञान जब तक संवेदनात्मक नहीं होगा, और संवेदना के पीछे जब तक ज्ञान का यथार्थ का आधार नहीं होगा, तब तक वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। दोनों, ज्ञान को संवेदनात्मक होना चाहिए और संवेदना को ज्ञानात्मक। तो भिन्न भिन्न शब्दावली में ये बात जो है वो कही गई है। शब्दावली बदल जाती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो एक है। बहुत समय से जैसे ये तो जहाँ भी मानो कॉलेज ने कहा कि विरुद्धों का सामंजस्य होता है इसमें अच्छी रचना में। हाँ, ड्राइडन की परिभाषा में एक नई काव्य भाषा के विकास का संकेत मिलता है। तो ड्राइडन से यानी पुनः स्थापन काल से पहले पुनर्जागरण के अंतिम चरण में कुछ कवि हुए थे जिन्हें तत्ववादी कवि कहते हैं। तत्ववादी मतलब मेटाफिजिकल। उनमें कल्पना की प्रधानता थी, अति कल्पनाशीलता थी इनमें।
तो ड्राइडेन से पहले जो कविता की परंपरा थी उसमें अति कल्पनाशीलता थी, और ड्राइडेन के समय अनुभववादी मनोविज्ञान का विकास हुआ। जो एक हमने हॉब्स का नाम लिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है लॉक का, और एक नाम है एडिसन का। एडिसन का नाम शायद आपने सुना हो। एडिसन के कल्पना पर जो निबंध हैं उनका अनुवाद आचार्य शुक्ल ने किया था। तो आचार्य शुक्ल ने एडिसन की चर्चा की है। तो ये जो तीन नाम हैं कि एक तो हॉब्स, लॉक और एडिसन, तो ये जो हैं ये ज्ञान का माध्यम इंद्रिय बोध को मानते हैं। तो ये जो हैं ये अनुभववादी मनो दार्शनिक कहे जाते हैं। तो ये चाहते थे कि कल्पना बिल्कुल हो ही ना। तो एक स्कूल, एक संप्रदाय ये था कवियों का जो कल्पना को अतिरंजित महत्व देता था। दूसरा, ड्राइडेन के समय में जो अनुभववादी दर्शन का विकास हुआ वो कविता को कल्पना से एकदम रिक्त कर देना चाहता था। वो ये चाहता था कि जो भी भ्रम पैदा होता है वो इसलिए होता है कि एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। तो अगर जो ऐसा हो कि एक ही अर्थ हो तो जो हम कहना चाहते हैं ठीक ठीक वही पहुँचे। तो विज्ञान में, जैसा कि हमने बताया, विज्ञान का उदय उस समय कई वैज्ञानिक हुए, विज्ञान की शब्दावली में ये विशेषता होती है। तो ये भी हो रहा था कि साहित्य में भी ये विशेषता आनी चाहिए। तो साहित्य में तो एक संप्रदाय के लोग, यानी ये अनुभववादी दार्शनिक, ये कह रहे थे कि एक शब्द के कई अर्थ नहीं होने चाहिए, उसमें वो कल्पनाशीलता से एकदम रिक्त कर देना चाहते थे। तो ड्राइडेन के सामने दो तरह की काव्य परंपराएं थी। एक जो कल्पना पर अतिरंजित महत्व देता था, दूसरा जो है वो कल्पना को बिल्कुल महत्व नहीं देता था। कल्पना से कहता था ये जो शब्दों में भारी भ्रम पैदा होता है वो इसी जो है वो अनेकार्थता की वजह से होता है। तो ड्राइडेन ने ऐसे में एक मध्य का मार्ग निकाला। और एक इसमें और कमी थी कि जो परंपरागत जो अलंकार विधान था, जो उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, ये तमाम जो हम अलंकारों का, हमारे यहाँ तो और ज़्यादा, अंग्रेजी से ज़्यादा उसकी गिनती जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनमें ये जो परंपरागत अलंकार विधान था उसके आधार पर संश्लिष्ट मानसिकता को व्यक्त नहीं किया जा सकता था। और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार से जो पाठक वर्ग है उसकी जो है उसका मनोजगत, उसकी संवेदना बहुत संश्लिष्ट और जटिल हो गई थी। तो ये संश्लिष्ट और जटिल संवेदना को व्यक्त करने में परंपरागत अलंकार विधान अक्षम था। तो ड्राइडेन ने इसलिए परंपरागत अलंकार विधान का निषेध किया और इसके स्थान पर उन्होंने बिंब को और प्रतीक को प्रतिष्ठित किया। तो इसलिए ड्राइडेन की परिभाषा में बिंब जो है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार जो है वो होता है। तो उनके पीछे यही है कि बिंब में दोनों विशेषताएं हैं। इसमें वैज्ञानिकता भी है। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान जो है हमारी इंद्रियों, इसलिए इंद्रियों पर आधारित मानता है। इंद्रिय माने ज्ञानेंद्रियां इसलिए कहा गया। ज्ञान का माध्यम क्या है, इंद्रियां हैं। तो ये जो बिंब है ये भी इंद्रिय बोध से संबंधित है। और इसी तरह जो है वो इसमें ये संश्लिष्ट मानसिकता को जो है वो व्यक्त भी कर सकता है। बिंब में काफी संश्लिष्टता होती है, तो संश्लिष्ट मानसिकता को ये व्यक्त करने में भी सक्षम है। तो इसीलिए ड्राइडेन ने पहली बार अपनी परिभाषा में बिंब का प्रयोग किया। तो इसमें जो है वो, और तो बिंब में तीन विशेषताएं हैं कि एक तो इसमें वैज्ञानिकता भी है, दूसरा ये संश्लिष्ट मानसिकता को व्यक्त जो है वो कर सकता है, और जो है वो बिंब में जो है वो कल्पनाशीलता भी है। तो यानी जो पहले जो परंपराएं थी, एक कल्पना को ज्यादा महत्व दे रहा है और दूसरा वैज्ञानिकता को ज्यादा महत्व दे रहा है। तो बिंब में वैज्ञानिकता भी है, कल्पनाशीलता भी है और संश्लिष्ट मानसिकता को व्यक्त करने की क्षमता भी है। तो ये बिंब का प्रयोग करके उन्होंने एक नई काव्य भाषा का संकेत दिया। उन्होंने बिंब का, प्रतीक का, आज भी हम आधुनिक साहित्य में जो है परंपरागत अलंकार विधान का निषेध करके हम इनको, बिंब को, प्रतीक को, मिथ को, इनको ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो हमारे शास्त्र में इन अलंकारों का महत्व जो है ज़्यादा है, तो वो शास्त्र वाला फेज जो है वो
ड्राइडन के पहले वो खत्म हो गया। तो ड्राइडन ने एकदम जो है ऐसे अलंकारों पर एकदम जैसे ब्रेक लगा दिया हो। उनकी चर्चा हमारे यहाँ जैसे देखें शुक्ल जी ने ये काम किया। शुक्ल जी ने भी बार बार बिंब पर बल दिया कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तो शुक्ल जी के समय में भी वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हो रहा था। तो शुक्ल जी के समय में भी जो मानसिकता जो है संवेदना संश्लिष्ट और जटिल होती जा रही थी। शुक्ल जी के समय में भी ऐसे अलंकारों की ज़्यादा चर्चा थी जो उपहासास्पद लगता था उसमें, जो दूसरा कोई सुने तो कहे क्या ये तमाशा है। तो वैज्ञानिक चेतना के जो परंपरागत अलंकार विधान है वो वैज्ञानिक चेतना के खिलाफ पड़ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ भी शुक्ल जी के बाद फिर इनकी चर्चा जो है वो, हालांकि जो पुराणपंथी अब भी करते रहते हैं, लेकिन फिर चर्चा जो है बंद हो गई। वो जो है तो एक उन्होंने काव्य भाषा में ये जो है वो नयापन जो है वो लाए। एक दूसरी उन्होंने तुलनात्मक और व्यावहारिक आलोचना की शुरुआत की। असली आलोचना व्यावहारिक आलोचना है। जो ड्राइडन को आधुनिक आलोचना का जनक माना जाता है वो इस व्यावहारिक आलोचना की वजह से। इससे पहले व्यावहारिक आलोचना नहीं थी अंग्रेजी में भी, बल्कि यूरोप में भी वो पहले समीक्षकों में से हैं जिन्होंने इस व्यावहारिक आलोचना की शुरुआत की। उन्होंने उस शेक्सपियर के समय का एक नाटककार है बेन जॉनसन, उसके एक नाटक द साइलेंट वुमन, उसका उन्होंने विवेचन किया, उसकी उन्होंने आलोचना लिखी। तो ये जो है एक तरह से अंग्रेजी में ये पहला इस तरह का विवेचन था, बल्कि यूरोप में भी ये पहले विवेचनों में से है। तो आधुनिक आलोचना यही है, वो जो है, तो इसीलिए उन्हें आधुनिक आलोचना का जनक माना जाता है। तो ये व्यावहारिक और तुलनात्मक आलोचना को भी नई ऊंचाई दी ड्राइडन ने। ज़्यादातर तुलना करने में हमारा रहता है कि किसी को छोटा बड़ा दिखाना रहता है। ड्राइडन ने जो तुलना की, जैसे दो विधाओं की या दो लेखकों की, दो नाटककारों की, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य है विश्लेषण। मुख्य बात यह है किसी को छोटा या बड़ा दिखाना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है विश्लेषण। जैसे उन्होंने शेक्सपियर और बेन जॉनसन की तुलना की, फिर अंत में उस तुलना को समाप्त किया और कहा कि बेन जॉनसन के बारे में कहा कि बेन जॉनसन का मैं आदर करता हूँ, लेकिन शेक्सपियर को मैं प्यार करता हूँ। तो ऐसे उन्होंने समाप्त किया दोनों के प्रति। उन्होंने तो जो भी उन्होंने तुलना की है उससे जिन लेखकों की तुलना की गई है, दोनों का स्वरूप जो है वो स्पष्ट होता है। अब ये कि ड्राइडन और नव्य शास्त्रवाद, ये बहुत उसमें आप जो पढ़ते हैं तो किसी ने उनको नव्य शास्त्रवादी जैसे कहा है। तो ये भी समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजी में नव्य शास्त्रवाद 18वीं शताब्दी में आता है, और 18वीं हालांकि इसकी दिशा ड्राइडन के समय से आरंभ हो गई थी, और फ्रांस में ड्राइडन के समय में ही नव्य शास्त्रवाद का युग है। ड्राइडन में जो है वो, ड्राइडन में एक द्वंद्व है। उनकी बुद्धि तो नई रचनाशीलता को जो नव्य शास्त्रवाद की दिशा में जा रही थी उसे नेतृत्व देना उनका दायित्व था। तो इसलिए नव्य शास्त्रवाद की भी कुछ विशेषताएं उनमें आती हैं, लेकिन मन से या हृदय से वो पसंद करते थे पुनर्जागरणकालीन साहित्य को, तो माने शेक्सपियर वगैरह को। तो उनका हृदय और बुद्धि, इन दोनों के बीच द्वंद्व हमें दिखाई देता है, और उनका हृदय है पुनर्जागरण के साथ और बुद्धि है इस नव्य शास्त्रवादी रुझानों के साथ। तो एक तरह से ड्राइडन जो हैं पुनर्जागरण और नव्य शास्त्रवाद के बीच की कड़ी है, इसलिए उनमें दोनों विशेषताएं मिलती हैं। पुनर्जागरण की विशेषताएं भी हैं और जैसे कल्पनाशीलता है या शक्ति और जीवंतता के प्रति लगाव है। इसी तरह से पुनः स्थापन काल की जो नव्य शास्त्रवादी कुछ विशेषताएं भी हैं उनमें, जैसे अनुपात बोध है, बौद्धिकता है, तर्क है, ये विशेषताएं भी हैं। तो वो ठीक हम उन्हें नव्य शास्त्रवादी नहीं कह सकते। उनमें वो दिशा नव्य शास्त्रवाद की ओर थी जो आगे चलकर फलीभूत हुई जो 18वीं सदी में, और इसके प्रतिनिधि आलोचक हैं डॉक्टर जॉनसन।